हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एंड 5 रिवाइज करने वाले। काफी सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं AS4 को रिवाइज करा। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का यहाँ पे नाम देख सकते हैं, कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पे दो चीज आ रही, दैट इज कंटिजेंसी और इवेंट। तो बैलेंस शीट डेट के बाद क्या होना चाहिए, दैट इज इवेंट शुड बी अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो उसके मीनिंग पे मैं आता हूं कि व्हाट डू मीन बाय इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। लेकिन एक कंटिजेंसी वाले पार्ट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कवर करता है, जो कि एक अनसर्टेन इवेंट होती है जिसका फ्यूचर इवेंट डिटरमाइन करेगा कि गेन और लॉस है। तो कंटिजेंसी वाला पार्ट एस 29 कवर करता है। अब हम एस 29 में कंटिजेंसी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन पॉइंट आपका, दैट इज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी कोई इवेंट होना बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले, उसे कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मैंने कहा कि बैलेंस शीट डेट सपोज है आपकी 31 ऑफ मार्च 24, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को अप्रूव करा जाएगा सपोज 30 ऑफ जून को, क्योंकि कुछ समय लगता है। तो 30 ऑफ जून को वो अप्रूव होने वाला है। तो इसके बीच में कोई भी इवेंट अगर होती तो उससे कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले इसके बीच में कोई भी इवेंट होती है, सो वी कॉल इट इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब वो जो इवेंट होती है, दो तरह की इवेंट हमारी होती है। एक होती है हमारी एडजस्टिंग इवेंट और एक होती है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, मतलब हमको कुछ क्लू था कि वो इवेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि बैलेंस शीट डेट पे ये पता था कि फाइनेंशियल कंडीशन, अच्छा यहां पे सपोज कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, सपोज ये मिस्टर ए। हमको बैलेंस शीट डेट पे पता था कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और यहां पे खबर आती है बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले कि ये जो मिस्टर ए था वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो मैंने कहा यहां पे बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले हमको यहां पे खबर आती कि इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या एडजस्टिंग इवेंट है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इवेंट का मतलब तो वो होता है जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई और अप्रूवल के पहले, उससे हम कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। लेकिन वो इवेंट फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो यहां पर ये इवेंट आपकी हुई है, और क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? तो हमारा पहला केस है एडजस्टिंग इवेंट का मतलब कि बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, तो क्लू था। तो हमें बैलेंस शीट डेट पे पता था सपोज मिस्टर ए की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो बैलेंस शीट डेट पे पता कि मिस्टर ए की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, और यहां पे खबर आती कोई इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है जो इंसॉल्वेंट होना। क्यों? क्योंकि कंडीशन वाज एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट हम उसको कहते हैं, यहां पे नॉन एडजस्टिंग इवेंट हम उसको कहते हैं कि यहां पर आपकी कोई इवेंट होना, लेकिन उसकी कंडीशन कोई क्लू एग्जिस्ट नहीं करता था बैलेंस शीट डेट पे। फॉर एग्जांपल आग लगी, फायर ऑफ, आग लगी, तो उसका क्या हमको पता था बैलेंस शीट डेट पे कि आग लगने वाली? द आंसर इज नो। हमें बैलेंस शीट डेट पे नहीं पता था कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के बीच में यहां पे कोई आग लगने वाली है, और क्या बैलेंस शीट डेट पे उसके बारे में कुछ खबर थी, अपने कोई क्लू था, कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती? द आंसर इज नो। तो उससे हम कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब इस चीज को समझना, अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है तो हमें उसे अकाउंट करना होता है, इवन दो बैलेंस शीट डेट चलेगी लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट डेट पे ही हम उसको अकाउंट करेंगे, क्योंकि अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है। और अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर है तो वी हैव टू डिस्क्लोज इट। अगर वो मटेरियल आइटम है, कहां पे? रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। कहां पे हमें इसे रिपोर्ट करना है? अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में हमें इसको रिपोर्ट करना है। आई मीन टू से दैट डिस्क्लोज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और कोई मटेरियल इवेंट हुई तो वी हैव टू डिस्क्लोज इट। कहां पे? नोट्स टू अकाउंट नहीं, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करना है। कहां पे डिस्क्लोज करना है? हमें उसको डिस्क्लोज करना रहेगा अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में हमें इसको डिस्क्लोज करना रहेगा कि कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुई है। तो व्हाट डू मीन बाय इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? तो हमसे कहते हैं कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब होता है यहां पे कि दैट दो significant event that may be favorable and unfavorable between the balance sheet date and approval by approving authority of financial statement. एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 ऑफ मार्च 23 को यहां पे फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ, और यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव ऑन 4 ऑफ सितंबर। तो इसके बीच में कोई भी इवेंट होना बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल के बीच में, उससे कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो इवेंट बिटवीन द 1 ऑफ अप्रैल, यहां पे एग्जांपल में डेट कुछ और, इट्स ओके, 1 ऑफ अप्रैल 23 टू 4 ऑफ सितंबर, इसके बीच में कोई भी इवेंट होती तो उसे कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। दो तरह की इवेंट होती है, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। What do you mean by adjusting event? Adjusting event provide evidence of condition that existed at the balance sheet date. तो उसका क्लू कंडीशन वाज एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे हमको उसके बारे में
पता था मीन कोई ट्रूथ या कंडीशन एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल कोई इंसॉल्वेंट हो गया हमारा डेटर्स, तो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के बीच में हुआ, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे हमको पता था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो दैट इज एडजस्टिंग इवेंट। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट, वी हैव टू अकाउंट इट। तो हमसे क्या कहता है, adjustment made to asset and liability for event occurring after the balance sheet date that provide additional information materially affecting determination of the amount relating to the condition existed at the balance sheet date। तो कोई घटना होना उसकी वजह से एसेट और लायबिलिटी में हमारे इफेक्ट करा, कौन सी घटना, जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी। फॉर एग्जांपल कि कोई हमने प्रोविजन बना रखे लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमने प्रोविजन 10% बनाए थे सपोज मिस्टर ए के लिए, तो बैलेंस शीट डेट पे हमको पता था फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन इवेंट हो गया और इंसॉल्वेंट हो गया अप्रूवल के पहले, तो हमको प्रोविजन का अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि जो इवेंट के हिसाब से वी हैव टू डिसाइड। क्यों, क्योंकि उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट को और उसको कंफर्म किया इवेंट ने, दैट इज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, सो वी हैव टू अकाउंट इट। सो एग्जांपल, एडजस्टमेंट फॉर लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू कस्टमर इंसॉल्वेंसी कंफर्म आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो इंसॉल्वेंट हो गया तो हमको उसको अकाउंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले अपने 10% का प्रोविजन बनाए थे, बाद में पता चल गया कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो पूरे का पूरा अपने को उसका प्रोविजन फॉर बैड डेट अपने को रिकॉर्ड करना रहेगा। अब हम आते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट के दैट डू नॉट रिलेटेड टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट अ बैलेंस शीट, जिसकी कंडीशन कोई भी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो फॉर एग्जांपल आग लग जाना, तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुई। इवेंट whenever I say the event occurring after the balance sheet date, it means that कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले। तो यहां पे कोई इवेंट होती, फॉर एग्जांपल आग लग जाना, तो क्या बैलेंस शीट डेट पे पता था, आंसर इज नो, तो उसे कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और उसको हमको डिस्क्लोज करना होता है कहां पे, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। अब इन्होंने एग्जांपल कोई और दिया, मैंने आग फायर कर दिया, तो ये कहते हैं मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, अब सपोज बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन नहीं थी कि उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अदानी कंपनी का भी बहुत चल रहा है मार्केट में, जो रिपोर्ट आई है आपने शायद पढ़े भी होंगे कि जो भी हुआ, जो भी सच हो है नहीं है, जो भी वो बात दूसरी है। मैं यहां पे कह रहा हूं कि लेकिन बैलेंस शीट डेट पे अगर हमने सपोज हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अदानी में, हमको तो बैलेंस शीट डेट पे नहीं पता था कि ऐसी कोई रिपोर्ट आने वाली जिससे मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होने वाली है, लेकिन वो अप्रूवल के पहले कोई रिपोर्ट आती है जिससे मार्केट वैल्यू उसकी बहुत फ्लक्चुएट हो जाती है, तो मेरे को क्या एडजस्टिंग, यहाँ पे नॉन एडजस्टिंग, द रीजन इज दैट कि बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जैसे एग्जांपल और एक इसका दिया फायर कैपिटल, दैट इज आल्सो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती नहीं थी। अब यहां पे हमने देखिए एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो सकती है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग में अकाउंट करना है, अकाउंटिंग एंट्री पास करना है प्रॉपर, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट हमको डिस्क्लोज करना अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। अब दो स्पेशल केसेस, इवेंट इंडिकेटिंग सीरीज टू बी गोइंग कंसर्न, अगर ऐसी कोई घटना हो जाना, ऐसी कोई घटना हो जाना इवेंट अकरिंग ऑफ द बैलेंस शीट, इवन दो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन ऐसी कोई घटना हो जाना है कि उसका यहां पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब वो कंपनी चलेंगी नहीं चलेंगी उस पर क्वेश्चन अराइज हो गया। तो फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में भी आपको बताऊंगा बेटा, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट कर जाता है, इन दैट केस हमको क्या करना है, उस केस में हमको लिक्विडेशन बेसिस पर अकाउंटिंग उसकी करना पड़ेगा, दैट इज ऑन रियलाइजेबल वाले फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में हम देखेंगे। तो मैंने यहां पे देखा इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट इज लॉस्ट बाय फायर में इनवैलिडेट गोइंग, इतनी सीवियर आग लगी कि हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही इनवैलिडेट कर दिया, वो प्रेजेंट नहीं है। इफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो लॉन्गर वैलिड ड्यू टू दीज इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन व्हाट, लिक्विडेशन बेसिस पे हमको उसको प्रिपेयर करना होगा, दैट इज ऑन रियलाइजेबल वैल्यू, जो कि फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में हम देखेंगे। तो याद रखना, अगर इवेंट ऐसी होती है जो कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही इफेक्ट कर जा रहा है, तो इस केस में हमको रियलाइजेबल वैल्यू पे उसको अकाउंट करना होता है। दूसरी चीज ख्याल रखने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में भी आता है दैट डिविडेंड आपने डिक्लेयर कब करे उसी साल उसका अकाउंट करा जाएगा। मैंने कहा सपोज 2 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर किया, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, सपोज 2 अप्रैल को डिक्लेयर करा गया तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में उसका अकाउंट नहीं करा जाएगा, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा, क्योंकि 2 अप्रैल मतलब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, तो नया जो फाइनेंशियल ईयर उस साल उसको अकाउंट करेंगे। लेकिन यहां पे ख्याल रखना, क्योंकि अभी बैलेंस शीट हमारी अप्रूव नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुआ 31 मार्च का, अब बैलेंस शीट डेट के तो अप्रूवल के बीच में आपने डिक्लेयर करे, तो इसको हमको अकाउंट उसी साल करेंगे जिस साल डिक्लेयर करा गया। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं इस साल की, सपोज 31 मार्च 24 कहता हूं, 2 अप्रैल 24 को डिक्लेयर करा गया डिविडेंड, तो क्या हम उसका अकाउंट करेंगे? द आंसर इज नो, हम उसको उसी साल अकाउंट करके जिस साल हमने डिक्लेयर करे। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आएगा, लेकिन 31 मार्च 24 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक के अप्रूव नहीं हुआ, तो आप डिस्क्लोज कर दो कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर करे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको डिस्क्लोज नोट्स टू अकाउंट में करना है। तो आपकी कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट होती है,
अदर देन डिविडेंड डिक्लेयर बेटा, दैट वी हैव टू डिस्क्लोज इन अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में हमको उसको डिस्क्लोज करना है। लेकिन अगर आपके पे डिविडेंड वाली बात आती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इसको नोट्स अकाउंट में डिक्लेयर करना है हमको कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर करे, मगर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर करें, लेकिन क्या हम इसको अकाउंट करेंगे? द आंसर इज नो। आई मीन टू 31 मार्च 24 का अकाउंट नहीं करेंगे, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर होंगे उस साल इसकी अकाउंटिंग होंगी। तो और उसके बाद हमसे कहता है कि हमको इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट का नेचर बताने की, आग लगी क्या हुआ, जो भी नेचर है, देन एस्टीमेट इंसॉल्वेंट हुआ, आग लगी, देन एस्टीमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, और उसका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, और अगर आप पता नहीं लगा पा रहे हो क्या इफेक्ट पड़ रहा है देन वी हैव टू डिस्क्लोज इट। ओके, अब एक कंटीजेंसी वाला पार्ट वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कवर करता है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूं, दैट मे बी गेन और लॉस। तो गेन और नो ट्रीटमेंट, अब याद रखना ये 29 में आप देखोगे कि हाई प्रोबेबिलिटी टू रिकॉर्ड प्रोविजन, आप कभी जब भी आप रिकॉर्ड करते व्हेन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, व्हाट मीन हाई प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%। तो समवन फाइल द केस अगेंस्ट द एबीसी लिमिटेड, ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड के अगेंस्ट में केस फाइल करा गया। अब लॉयर साहब बोलते कि आपके हारने के चांसेस मोर देन 50%, तो देन वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। लेकिन अगर उसके हारने के चांसेस रिमोट पॉसिबिलिटी, तो आपको उसको कोई अकाउंटिंग ना, आप नो सॉरी, अगर हाई प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% देन वी हैव टू अकाउंट इट, नॉट डिस्क्लोज, सॉरी, देन वी हैव टू अकाउंट इट, वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। लेकिन अगर लेस देन 50% है देन वी कॉल इट कंटीजेंट लायबिलिटी दैट वी हैव टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। और अगर उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी हारने की, आई मीन टू से लेस देन 5%, तो हमको डिस्क्लोज भी नहीं करना था। लेकिन बेसिकली ये कब होता है? ये बैलेंस शीट डेट की बात चल रही है, बैलेंस शीट डेट पे क्या पोजीशन है। अगर वो इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल के बीच में हो जाती है तो यहां पे AS4 पिक्चर में आ जाता है बेटा। फिर इसके हिसाब से जो भी आउटकम हुआ एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग अकॉर्डिंगली हमको उसका अकाउंट करना था। लेकिन हमको यहाँ पे प्रोविजन बनाना है कि नहीं बनाना है, कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजन है क्या है, दैट और बैलेंस शीट डेट पे डिसाइड करा जाता है, दैट वी हैव टू ट्रीट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। वहां पर हम कंटीजेंसी के बारे में बात करेंगे। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमको सिर्फ क्या ख्याल रखना था यहाँ पे, that is event occurring after the balance sheet, adjusting non-adjusting we have to account it, non-adjusting we have to disclose in approving authority report. There are two special cases. If in a non-adjusting event इतनी सीवियर के गोइंग का assumption affect कर जाता है, then we have to record on realizable value। और डिविडेंड का केस होता है, डिविडेंड जिस साल भी हम डिक्लेयर करें उस साल हम उसको अकाउंट करते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इसका क्विक हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ध्यान से आपने मेरी बात समझना बेटा। अब जब मेरे सामने ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये एक लॉता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा जो किसके बारे में बात करता है, ये हमको यहाँ पे ये बताते हैं कि हम लोग को बेसिकली किसके बारे में बात करता है कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से आइटम मुझको लिखना है। मैंने क्या कहा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से आइटम को डिस्क्लोज करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरी बहुत सी चीजें आती है। एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑर्डिनरी एक्टिविटी आती है, मैं एक एक करके पूरे एक्सप्लेन करूंगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी थी, प्रायर पीरियड आइटम मतलब पास में हमने कोई गलती करे थे और उसको अभी रेक्टिफाई कर रहे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो बेसिकली अकाउंटिंग फिर 5 चीजों के बारे में आपसे बात करता है कि मुझको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, उसके बारे में बात करता है। तो पहली चीज है ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब बेसिकली अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज एज ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, जो उसका रेवेन्यू नेचर, जो नेचर ऑफ बिजनेस है उससे जो हो रहा है उसको कहता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी। मगर उसने क्या कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी में भी 6 आइटम ऐसे होते, उसने कहा है तो ये ऑर्डिनरी, स्पेसिफिकली उससे हमसे कहा है तो ये ऑर्डिनरी, मगर ये ऑर्डिनरी में स्पेशल, आई मीन टू से एक कोई फैमिली है, लेकिन फैमिली में कोई सीनियर, एग्जांपल समझाने के लिए बेटा, जो हमारे घर के सीनियर होते, सीनियर सिटीजन जो हमारे घर पे होते, वो हमारे लिए बड़े स्पेशल होते बेटा, जो बड़े लोग होते, तो है तो हमारी फैमिली के, लेकिन हमारी फैमिली में भी स्पेशल हो गए। तो ये 6 लोग वो है, वो दे कम्स अंडर द एक्टिविटी ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। लेकिन ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी में 6 लोग स्पेशल है, इनका कुछ अलग ट्रीटमेंट है। तो ये 6 लोग मैं मन से नहीं कह रहा कि आज मेरा मूड हुआ तो मैंने कहा 6 लोग कह दो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमको स्पेसिफाई करा कि ये 6 लोग इसमें हमारे कवर होते। कौन से 6 लोग हमारे यहाँ पे कवर होते, तो वो हमसे यहाँ पर कहता है, दैट इज यहां पे हमसे कहता है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहां पर अगर आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी हुआ तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में स्पेशल नेचर का, और ये आपको याद करना रहेगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हुआ दैट इज ऑल्सो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन कौन सा? स्पेशल नेचर का। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ व्हाट? इन्वेंट्री, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे करते, उसकी वैल्यू कम हो रही है, दैट इज आल्सो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन कौन सा? स्पेशल नेचर का। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो मगर कोई लेजिस्लेटिव मतलब कोई कानून में बदलाव है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कह रहा हमसे, और कोई लिटिगेशन चल रहा था कोर्ट में, उसका सेटलमेंट हुआ, या रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, हमने कोई प्रोविजन बनाए थे
उसका हम यहाँ पे क्या करें, रिवर्सल करें। तो कभी तो एक्सेस प्रोविजन बन जाता, देन वी हैव टू रिवर्स इट। तो ये 6 आइटम जो है, क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? अरे नहीं नहीं नहीं, गलत रास्ते में मत जाओ, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं मिला। ये जो 6 आइटम है हमारी, ये स्पेशल, ये ऑर्डिनरी है लेकिन स्पेशल नेचर के। तो हमको अकाउंटिंग से डील इससे कहता है कि हमको डिस्क्लोज कैसे करना है। तो हमको किस तरीके से इसको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, वो कहता है डिस्क्लोज ए सेपरेट आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये 6 आइटम को मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज करना है, कैसे? एज ए सेपरेट आइटम मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको मुझे डिस्क्लोज करना रहेगा। मतलब मैं किसी और के साथ इनको मर्ज नहीं कर सकता। अब दूसरी चीज, इसका मतलब सर ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो दूसरी वाली है मेरे पास, दूसरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो है मेरी, ये 6 के अलावा, तो क्या वो किसी के साथ मर्ज कर सकते हो? पहले पूरी बात सुनो। वो कहते हैं कि जो ये 6 का तो हमको कोई ऑप्शन ही नहीं, ये 6 को तो हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, हम किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते। लेकिन ये 6 के अलावा जो दूसरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ये स्पेशल नेचर की ऑर्डिनरी एक्टिविटी, इसके अलावा जो दूसरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है, उसमें क्या होता है बेटा? यहां पे दूसरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी में कहता है कि इफ आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर ऑफ सच साइज, नेचर और इंसिडेंस दैट देयर डिस्क्लोजर इज रेलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस। ओके, अब देखो हमसे यहां पे क्या कह रहा है, वो कहता है कि वो दूसरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी को उसका साइज, नेचर और इंसिडेंस रेलेवेंट है, हम उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना जरूरी है, ताकि हम क्या करें, हम परफॉर्मेंस को प्रॉपर एक्सप्लेन करें। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैं कहता हूं कि इन्फोसिस एक कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा सैलरी देती है, जो कि सर्विस इंडस्ट्री रहती है, उनकी बहुत ज्यादा एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी जाता है। तो फॉर एग्जांपल इन्फोसिस बहुत सैलरी देता है, तो वो 6 स्पेशल नेचर की ऑर्डिनरी एक्टिविटी थी, वो 6 में कहीं पर भी सैलरी मैंने आपसे नहीं कहा। लेकिन आपको नहीं लगता अगर हम एक बहुत अच्छा अमाउंट सैलरी का दे रहे, तो वो जरूरी हो जाता है कि हम सेपरेटली डिस्क्लोज करके हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करें उसको बताएं। इसीलिए हमारी जो अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटी थी, मैंडेटरी नहीं है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना, वो 6 आइटम को तो मैंडेटरी। लेकिन अगर ये जो अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटी अदर देन वो 6, अगर उसका साइज, नेचर इस तरीके से कि उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना जरूरी है ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए परफॉर्मेंस, देन वी हैव टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली। समझ में आई चीज? सो ये नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। कब? जब उसको हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी होगा, क्योंकि साइज और नेचर ऐसे, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाए। अब हम लोग आते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? तो पहले हम लोगों ने बात करी कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे डिस्क्लोज करें। ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम विच इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो कि क्लियरली ऑर्डिनरी एक्टिविटी से क्या है, डिस्टिंक्ट होती है। नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, जो कि रेगुलरली होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लॉ, देखो इसका ये मतलब नहीं तो हर चीज जो रेगुलरली नहीं है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, वो भी रेगुलरली नहीं होती है, लेकिन दैट डजंट मीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि क्लियरली आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से अलग है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ जाना, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, फायर, ये आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होती। अब इससे हमें कैसे डिस्क्लोज करें, क्योंकि पूरा अकाउंटिंग बात ही हमसे यहां पे करें कि हमको इन आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करना है। तो यहां पे क्या था, डिस्क्लोजर सेपरेटली डिस्क्लोज इन ए मैनर दैट इज इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव। परसीव मतलब सीन। व्हाट डज इट मीन? वो कहता है कि इस तरीके से सेपरेटली डिस्क्लोज करो कि उसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इंपैक्ट क्या पड़ रहा है वो हमको दिखना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सपोज मैंने कहा कितना प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इज 5, तो मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना 5, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैं कहता हूं सपोज 1 था, और प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में 4। तो इसका मतलब मुझे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखने की वजह से ये पता चल रहा है कि मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अगर सिर्फ आप एग्जाम में ये लिख कर आए कि दैट सेपरेटली डिस्क्लोज इन ए मैनर, जस्ट यू हैव डिस्क्लोज सेपरेटली डिस्क्लोज, अगर आपने ये लिख के आए कि जस्ट सेपरेटली डिस्क्लोज, तो आपको मार्क पूरे नहीं मिलेंगे। आपको लिखना पड़ेगा सेपरेटली डिस्क्लोज इन ए मैनर दैट इट्स इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव। इस तरीके से लिखना पड़ेगा करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस पे हमारे क्या फर्क पड़ा है ना। अब उसके बाद कहते हैं कि प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं, कि प्रायर पीरियड आइटम होते हैं कि हमने एरर इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन और मोर प्रायर पीरियड डिस्कवर्ड इन द करंट पीरियड। हमने कोई गलती किए थे, कब गलती किए थे, पहले के पीरियड में कोई गलती किए थे, उसको हम करंट पीरियड में हम ढूंढे हमने, तो हम रेक्टिफाई करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में गलती कर दी थे, इनकरेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दिए थे, प्रोविजन हमने क्रिएट ही नहीं करे थे फॉर एग्जांपल ऑफ ग्रेचुटी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली और वाइस वर्सा, नॉन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का प्रोविजन नहीं बनाए, नॉन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल, हमने कोई गलती करे, उस गलती को हम अभी सुधार रहे,
उसे कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम। अब ख्याल रखना है प्रायर पीरियड आइटम, ये मैं यहाँ पे एक पॉइंट है आपके, उस पर मैं आता हूं, लेकिन प्रायर पीरियड आइटम को भी उसी तरह डिस्क्लोज करते हैं जिस तरीके से एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम को करते। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम को कैसे करते हैं? सेपरेटली डिस्क्लोज इन ए मैनर दैट इट्स इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट कैन बी परसीव्ड। तो वो कहते हैं कि कैसे डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो सेपरेटली डिस्क्लोज इन ए मैनर दैट इज इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव्ड। सेम वैसा ही जैसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम को डिस्क्लोज करते हैं, वैसे ही हमको प्रायर पीरियड आइटम को हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। अब उसने हमसे कहा यहाँ पे कि प्रायर पीरियड आइटम डज नॉट इंक्लूड, ये दो चीजें आपके प्रायर पीरियड आइटम नहीं होते। चेंजेस इन रिट्रोस्पेक्टिव विद रिट्रोस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने आज ये तय करा, मैंने कहा आज मैंने ये तय करा कि यार जो हम एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे थे पिछले 5 सालों से, उसको हम रिवाइज करते। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने ये तय करा कि उनको सैलरी में 10,000 रुपए पहले पर मंथ अभी तक देते आ रहा था, मैंने ये तय करा नहीं, उनको 12,000 रुपए पर मंथ देंगे, लेकिन आज से, सिर्फ आज से नहीं, पिछले 5 साल से जो हमने 10-10 हजार दिए, जो 2,000 कम दिए वो भी बढ़ा दो। अब मुझे बताओ कि मैंने क्या कोई यहां पे गलती किया? नहीं, मैंने कोई गलती तो नहीं किया था पहले, क्योंकि पहले सैलरी ही 10,000 थी, तो मैंने 10,000 ही वहां पे लिखा। अब मैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके चेंजेस ला रहा हूं यहां पे। अब मेरे को बताओ, वो तो मैंने आज तय करा कि पिछले 5 साल की भी सैलरी 12 के हिसाब से कैलकुलेट करो। तो हमने जब पिछले 5 साल 10 दिए, जब तो कोई ऐसा तय नहीं हुआ था ना कि 10,000 पे करना है, तो आप चेंजेस विद रिट्रोस्पेक्टिव, बिकॉज आज आपने उसको चेंजेस लाए, पास्ट में आपने कोई गलती नहीं करे। तो एग्जांपल, रिवीजन ऑफ वेजेस विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो क्या है, प्रायर पीरियड आइटम है? द आंसर इज नो। नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, उस पर भी अभी मैं आऊंगा। कभी जो अकाउंटिंग एस्टिमेट को हम चेंज करते तो क्या वो प्रायर पीरियड आइटम है? द आंसर इज नो। कोई हमने कोई गलती नहीं करी, बहुत नॉर्मल होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि मैंने सोचा था कि मेरी एसेट की लाइफ है सपोज 10 साल। मैंने कितनी लाइफ सोचा? मैंने कहा एसेट की लाइफ है मेरी 10 साल। अब सपोज 10 साल ना चलते हुए 12 साल चल गई, ये 10 साल से कम 8 साल चल गई, 9 साल चल गई, तो मेरा एस्टिमेट बदल गया। तो क्या कोई प्रायर पीरियड आइटम है? नहीं, वो एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नॉर्मल एक्टिविटी विच इज वेरी नॉर्मल इन बिजनेस, कि आपके बिजनेस में एस्टिमेट चेंज होते। मैं आपको और एक एग्जांपल, तो मैंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने 5% से क्रिएट किया। अब मैंने एस्टिमेट करा कि दैट इज द बैड डेट इज गोइंग टू बी हैपन बाय 5%, दैट्स व्हाई क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय 5%। लेकिन मैं कहता हूं कि एक्चुअल बैड डेट मेरा वो 4%, तो क्या से दैट नहीं 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 नहीं, मैंने जो 5% अज्यूम किया था, मैंने क्या अज्यूम किया था? नहीं 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 नहीं, मैंने तो 5% अज्यूम किया था यहां पे, तो बैड डेट तो 4% हुआ। तो मैं डेटर्स को कॉल करूंगा, हेलो हेलो हेलो, और मैं उनसे कहूंगा सुनो सुनो सुनो, मैंने तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था 5%, आपने तो बैड डेट 4% ही करे, क्यों ना और 1% बैड डेट कर देते, तो मजा आ जाएगा, मैच हो जाएगा, जितने का प्रोविजन उतने का बैड डेट। अरे नहीं भाई, वो एस्टिमेट किया था मैंने, तो मेरा एस्टिमेट करना और एक्चुअल बैड डेट में फर्क है। तो मैं एस्टिमेट मेरा जो है वो चेंज हो सकता है, दैट इज नॉट ए प्रायर पीरियड आइटम, वो बहुत नॉर्मल है बिजनेस में, तो कोई आपका प्रायर पीरियड आइटम वो नहीं है। तो ये दो चीज ख्याल रखना आपने, चेंजेस विद रिट्रोस्पेक्टिव, जो आज तय करे हमने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने, पास में कोई हमारी गलती नहीं है, क्योंकि आज तय करेगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। तो मैंने आपसे 3 चीजें यहां पे डिस्कस कर लिया, एक आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, प्रायर पीरियड आइटम। मैं 2 पे आता हूं, एक क्विक रिवीजन फिर से करा दूंगा। तो मैंने कहा यहां पे, अगले आइटम पे मैं आता हूं यहां पे, और ये आपसे क्या करें, जस्ट गिव मी अ मिनट, ऐसा क्या दिख रहा है? ओके, अब मैं आता हूं यहां पे अगले आइटम पे, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या चेंज होती है बिजनेस में, हाँ, जो कि बहुत नॉर्मल है, मगर आपने कभी ये सोचे कि जब मैं एस्टिमेट को चेंज करता हूं तो मेरा एस्टिमेट क्यों बदला जाता है? हमारा एस्टिमेट 2 वजह से बदला जाता है। क्यों? मैंने कहा यहां पे वो हमसे कहता है दैट चेंजेस ऑक्यूर ड्यू टू चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, हालात के बदलने से हमारा एस्टिमेट बदल जाता है, बेस्ड ऑन विच एस्टिमेट वाज मेड और एज द रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, या सिचुएशन बदल गई या नई जानकारी आ गई। अब मैं दोनों की एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास कोई एसेट है, और मैंने कहा उस एसेट की मेरे पास है प्लांट एंड मशीनरी, ये मशीनरी की सपोज मैंने लाइव एस्टिमेट किया था 10 साल। अब मैं कहता हूं कि हालात सर्कमस्टेंसेस कैसे बदले। मैंने कहा कि मैं मुंबई में था, या मुंबई कोई दिल्ली में था सपोज। अब मैंने कहा कि नहीं, चलो दिल्ली से मैं शिफ्ट होना चाहता हूं कि कोची केरला जाने, तो कोस्टल एरिया में एकदम समुंदर के पास मैंने कहा हम सेटअप कर रहे हैं, वहां पे हमारी मशीनरी रहेगी। तो मैंने कहा हालात बदल गए, पहले तो दिल्ली में था, अब क्योंकि मैं कोची जा रहा हूं एकदम नॉर्थ से, मैंने एकदम नीचे साउथ में इंडिया में पहुंचा दिया आपको।
तो मैंने कहा कोची जा रहा हूं, कोस्टल एरिया, समुद्र के पास हमारा वहां पे सेटअप करें महा मशीनरी। अब वहां पे हो सकता है कि बहुत हवाएं चलती हो सकता है वो हमारी एसेट की लाइफ थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, क्योंकि वेदर के बदलने से भी हमारी एसेट की लाइफ थोड़ी बहुत आगे हो सकती है। अब मैंने कहा क्योंकि कोस्टल एरिया, सिचुएशन बदली तो मेरा एस्टीमेट बदला। दूसरा, न्यू इंफॉर्मेशन की वजह से भी मेरा एस्टीमेट बदलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं यहां पे कि सपोज मैंने आपसे यहां पे कहा कि न्यू इंफॉर्मेशन की वजह से कैसे बदल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे इंजीनियर साहब थे, उन्होंने बोले, मैंने अपने हिसाब से सोचा था 10 साल लाइफ है, हमारे 4 साल बाद इंजीनियर साहब आते, सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट आते, बोले नहीं 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 जुबैर तुमने गलत एस्टिमेट करे, इसकी लाइफ 10 साल नहीं 25 साल, सॉरी 25 तो बहुत बोल दिया, 10 साल नहीं 15 साल है सब। तो मेरा एस्टिमेट न्यू इंफॉर्मेशन के आने की वजह से भी बदल सकता है ना। रिवीजन आर नेचुरल, जो कि बहुत एंड डू नॉट कॉल कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम होता है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, नहीं, एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है। क्या प्रायर पीरियड आइटम होता है? नहीं। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अफेक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली जब अकाउंटिंग एस्टीमेट बदलते तो हमारे प्रॉफिट और लॉस को बदलता है, लेकिन कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट ऐसे होते जो सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट को बदलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेरा एस्टीमेट बदला तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ, उसका एस्टीमेट बदला तो मेरा पीनल अकाउंट इस साल अफेक्ट कर। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे आइटम होते हैं जिसका इफेक्ट हमारा करंट ईयर में तो हो ही रहा है, आने वाले सालों में भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट, तो लाइफ ऑफ एसेट बदला, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बदला, वो इस साल भी बदला और आने वाले सालों के लिए भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदल गया। इसीलिए उसे हम कहते हैं कि हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की होने की वजह से करंट ईयर का भी प्रॉफिट इंपैक्ट कर सकता है और आने वाले सालों का भी प्रॉफिट इंपैक्ट हो सकता है। अब एक चीज है कंसिस्टेंट क्लासिफिकेशन, ये चीज क्या लगना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते। जब भी आपने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की तो वो बोलता है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के होने के बावजूद भी जो आपका क्लासिफिकेशन पहले था वही क्लासिफिकेशन के अंडर हमको इसको यहां पे डिस्क्लोज करना रहेगा। अब मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन, अगर वो पहले डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में तो अभी भी डेप्रिसिएशन रहेगा, पहले ऑफिस एक्सपेंस तो ऑफिस एक्सपेंस, पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो अभी भी एम्प्लॉय बेनिफिट, वही कैटेगरी में आएगा। अब हमारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हो तो क्या करना है हमको, नेचर अमाउंट को हमको डिस्क्लोज करना है, कैसे अमाउंट ऑफ एस्टीमेट चेंज है, मटेरियल अफेक्टिंग क्या हमारे करंट ईयर प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है और आने वाले एक्सपेक्टेड मटेरियल इफेक्ट इन द फ्यूचर पीरियड में क्या इफेक्ट वो करने वाला है। अगर क्वांटिफिएबल इम्प्रैक्टिबल हम पता नहीं लगा पा रहे कि ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वी शुड डिस्क्लोज द फैक्ट, क्योंकि हम लोग ये नहीं पता लगा पा रहे कि अकाउंटिंग एस्टीमेट के बदलने से हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। अब पांचवी चीज वो हमसे कहते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें आपसे मैं कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं, बस एक दो पॉइंट मुझे चीजें कहना, मेन वही कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप यहां पर ये देखोगे, मैं इस चीज पे आता हूं, लेकिन ये जो टेबल बना है वो AS1 में भी मैंने आपको प्रीवियस रिवीजन सेशन में मैंने आपको बताया कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का लॉ कहता तो हो सकता है, AS कहता तो हो सकता है, या हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। हमारी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किस पे हो सकती है, हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट पे हो सकता है, तो हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी के बदलने से हमारे करंट ईयर प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और अगर हमें नहीं पता लगा पा रहे कि करंट ईयर के हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी की बदलने की वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उस केस में हम लोग को डिस्क्लोज फैक्ट करना पड़ेगा, पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को हमने बदले जिसका इंपैक्ट करंट ईयर के प्रॉफिट पे नहीं हो रहा, आने वाले सालों में हो रहा है, तो हमको इसी साल बताना पड़ेगा कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी बदले जिसकी वजह से इस साल के प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन बच्चों आने वाले सालों के प्रॉफिट पे इंपैक्ट होने वाला है, वो हमको बताना होता है। अब दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस साल के आरटीपी में, इसको मैं वीडियो जब लेके आऊंगा एक दो दिन में आने वाला हो, तो अब वहां पर भी देखोगे ऐसा पॉइंट वहां पर भी है। अब पहली अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 में बता चुका हूं, दैट इज आपका अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो है ही, साथ में मेथड ऑफ अप्लाइंग, फॉर एग्जांपल वी डू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल वी डू द वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट बाय फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, दैट इज द अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन दो चीज आपने ख्याल रखनी, इसमें आरटीपी भी क्वेश्चन आ रही है, हम रेगुलर बैच ईओ बैच में आपने कहीं से भी पढ़े पॉइंट जरूर पढ़े होंगे कि आपको जब अकाउंटिंग पॉलिसी बदलती, दैट इज नॉट अकाउंटिंग, दो ऐसे कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। पहला वो कहते हैं कि अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डिफर इन सब्सटेंस दैट प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजैक्शन। एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट। मतलब पहले वॉलंटरीली देते थे, आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने क्या करें, पॉलिसी थी आपकी, जब वॉलंटरीली आप क्या करते थे, आप एम्प्लॉइज को क्या देते, रिटायर ग्रेच्युटी देते वॉलंटरी।
लेकिन आपने क्या हुआ यहां पे, अब आपने फॉर्मली कोई प्लान लेकर उसमें आप ग्रेच्युटी उनको देते हो। तो देखो यहां पे देने के तरीके में कोई बदलाव नहीं है बेटा। आप देखो यहां मीन टू से यहां पे दे, आई मीन टू ग्रेच्युटी पहले भी दी अभी दे, आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बदल रही, बस पहले वॉलेंटरीली था और अब एक फॉर्मल प्लान लेके आए तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता। और एग्जांपल ख्याल रखना कई बार आता है, आरटीपी में इस साल के आपको दिए सितंबर 24 के। और वो कहते हैं एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, हम कोई आपने नई अकाउंटिंग पॉलिसी लेके आए, हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब आप पिछली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी से आपने बदल के न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी लाया, उसे कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज ही इस साल हुई है, सॉरी इंट्रोड्यूस ही इस साल हुई है, तो दैट इज नॉट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग, तो वो आपके चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जिसमें 5 चीजों के बारे में पता, मैं क्विकली कहता हूं। ऑर्डिनरी एक्टिविटी में 6 ऐसी चीजें जो स्पेशल नेचर की होती है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव, लिटिगेशन सेटलमेंट एंड रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ये स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। तो इनको हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटी का साइज, नेचर, इंसिडेंट ये रेलेवेंट है कि हम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि हम परफॉर्मेंस एक्सप्लेन कर पाए, तो हम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। वो कहता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को कैसे, जो कि क्लियरली डिस्टिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, सेपरेटली डिस्क्लोज इन ए मैनर दैट इज इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव्ड। प्रायर पीरियड आइटम को भी हमें ऐसे ही डिस्क्लोज करना है, लेकिन दो चीज प्रायर पीरियड आइटम नहीं होते, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल वेजेस में आपने चेंजेस लाए, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं होते। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट दो वजह से होते, क्योंकि न्यू सर्कमस्टेंसेस आ गई या न्यू कोई इंफॉर्मेशन आ गई आपकी, तो इसको आपको यहां पे ना ही तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ना ही तो कोई प्रायर पीरियड आइटम है आपका। ओके, उसके बाद आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई। तो आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दो चीज ख्याल रखना, अगर आपने डिफर इन सब्सटेंस हुआ, कोई आप अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बदल रहे हो, आपने ग्रेच्युटी वाला एग्जांपल ख्याल रखना कई बार आता है, और आपने कोई एडिशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करे, दैट इज इंट्रोडक्शन और एडिशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एडॉप्शन, सॉरी addition, I mean to say new accounting policy introduced, this is not a change in accounting policy. So that is all about accounting standard 4 and 5, that is for today। इसके जो सुपर 60 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यू कैन डू दैट। अगले सेशन में हाफ 30 मिनट 31 मिनट मैंने रिवाइज करा के बेटा 1.5 आवर आपने देने दोनों एज के क्वेश्चन को, आपने जो एलएमएम मार्क करके रखो, ठीक है। इन कमिंग सेशन आई विल टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।